मैं विकास पांडे, एजुकेशन यात्रा का इंग्लिश लेक्चरर, आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप एकेडमिक के, चाहे सीबीएसई हो, एसएससी हो, आईसीएसई हो, और इसके साथ सारे कंपटीशन, चाहे स्टेट बोर्ड के भी हो, कोई भी एकेडमिक हो, इसके साथ साथ सारी तैयारियां भी कराई जाती हैं। और कुछ ही दिनों में अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इस पे आप विजिट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। बिल्कुल इसमें कोई आपका 1 रुपये फीस भी नहीं लग रहा है। ओके। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want. तो आज हम लोगों का टॉपिक टेंस होने वाला। जो टेंस होता है, टेंस समझ लीजिए कि ये वास्तव में किसी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टेंस जो है वो पूरे ग्रामर का, जो कहते हैं सोल, आत्मा जिसको कहा जाता है, जान। ये जान लीजिए कि अगर ये तैयार है तो आपका 50% समझ लीजिए कि ग्रामर तैयार है। अब इसको समझने के लिए अगर आप हिंदी से इंग्लिश समझेंगे तो ये सबसे, समझ लीजिए कि ये सबसे बेटर पॉइंट होगा। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, चूँकि मदर टंग आपकी हिंदी, और हिंदी से आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो समझिए आपके लिए द बेस्ट पॉइंट होगा। और ये मेरा चैलेंज है कि इस तरीके से, जैसे मैं आज समझाने जा रहा हूँ, एक घमंड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि जिस तरह से समझाएंगे शायद आपको इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पे मिले। ठीक, तो इसको जितना हो सके बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों में इसको, बिना 1 रुपये, कुछ नहीं लग रहा है, ना तो आपसे पेड लिया जा रहा है, कुछ नहीं, जितना हो पाए उतना बिल्कुल आप अपने तरफ से मेरा सपोर्ट कीजिए। और हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात अगर हम टेंस की करते हैं, टेंस अगर लिखते हैं तो टेंस को अगर हिंदी में कहा जाए तो काल, और काल को एक दूसरे नाम से हम समय के रूप में जानते हैं। ठीक, या इसी को हम टाइम, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसी को टाइम। अब देखिए इंग्लिश में इसने क्या किया कि ये डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। एक रखा प्रेजेंट, एक पास्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर। अब इसके बाद इसके पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस, आ जाइए पास्ट पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अरे इसको लिख दे रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, past perfect tense,
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाते हैं फ्यूचर पे। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर से लिख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये डिवाइड हो गया है। अब इस डिवीजन को ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर इसको मान लिया जाए कि कोई पिता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पिता के रूप में है और किसी पिता के 3 पुत्र, प्रेजेंट, एक बड़े वाले का नाम प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब इसके भी उसी तरीके से 4 पुत्र हुए। एक का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रखा, प्रेजेंट परफेक्ट रखा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ये भी है और इसी तरह सेम तीनों भाइयों ने अपने पुत्रों का नाम यही रखा। देखिए जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उस कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट दोनों के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट अगर आप कंटिन्यूअस पे आते हैं तो उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो ये तो इसका परिचय रहा। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मेरा पहला है। देखिए अब इसकी पहचान क्या होती है। जैसे मैं हिंदी में बस समझा रहा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगर हम इसकी पहचान की बात कर लें, मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई। देखिए मैं लिख रहा हूं इसको, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका एक एक पैटर्न में बता रहा हूं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। पहले ये सिंगुलर के लिए है
दूसरा प्लूरल के लिए। सिंगुलर में अगर सिंगुलर से है रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर कंडीशन, अगर सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो आप पहले देखिए यहाँ यस मीन्स आप सब्जेक्ट समझेंगे, और ये जो वी जाएगा ये आपका वर्ब फॉर्म का रहेगा, वर्ब आपका रहेगा, और अगर वो है तो उसको आप ऑब्जेक्ट समझेंगे। ठीक, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ओबीजे मैंने लिख दिया, इतना समझ जाएंगे। अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, पहले इसका पैटर्न लिख देते, फिर उसके बाद आपको समझा रहे हैं। ये निगेटिव पे, निगेटिव सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिख रहे हैं, सब्जेक्ट डू और डज फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखिए ये क्यू डब्ल्यू जो दिया है ये क्वेश्चन वर्ड है, प्लस डू और डज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ एक थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, नॉट भूल गए थे, नॉट और भी फर्स्ट वर्ब। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक, क्वेश्चन वर्ड डू और डज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका, ये पूरे पैटर्न हो गए। अब देखिए पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पहले समझा दें, फिर उसके बाद इसको एक विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लीजिए कोई हिंदी का सेंटेंस है और हिंदी के सेंटेंस में अगर ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो ये समझ आइएगा अगर आप दिमाग में ये चीज़ सेंटेंस आप लिखते वक्त अगर ये शब्द अंत के आ रहे हैं, लास्ट के आ रहे हैं, तो वो किसका, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होगा। अब अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसका यूज बता रहे हैं कहाँ लगेगा या कैसे लगेगा। प्लूरल में है तो सब्जेक्ट है, फर्स्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव से है तो सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड है डू डज है सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आपका रहा। अब आइए देखिए यस और ई एस कहाँ लगेगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, सब्जेक्ट अगर किसमें है, सिंगुलर में, और सिंगुलर में होने के बाद अगर उसका साउंड, ध्यान से सुनिएगा, साउंड कर रहे हैं, सॉरी साउंड की बात नहीं, अगर वर्ब के लास्ट बात सिंगुलर की हो रही है, अगर वो सिंगुलर दिख रहा है तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि हमको यस या ईएस लगाना है। ठीक, अब यस कहाँ, अगर वो कॉन्सोनेंट है, कोई वर्ब है और वर्ब के लास्ट वर्ड जो लिखा जा रहा है अगर वो कॉन्सोनेंट से रिलेट कर रहा है
तो यस। बात समझ में आया। और अगर वो वावेल है और वावेल में अगर ई दिया है तो खाली आपको यस ऐड करना रहेगा, नहीं तो आपको ई एस ऐड करना होता है। अगर प्लूरल है तो आपको दोनों नहीं ऐड करना है, ना तो यस ऐड करना है और ना ही ई एस ऐड करना है। ठीक, एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसी का पहले समझा रहे हैं। जिसने हमें सेंटेंस लिखा, माता जी रामायण पढ़ती हैं। अब यही एक सेंटेंस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ती हैं, शब्द क्या आया, ती हैं। अब जैसे ये ती हैं आया तो कहाँ दिमाग आपका जाएगा कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जैसे क्लियर हुआ, तुरंत आप ये देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें कहीं नहीं शब्द का तो इस्तेमाल हुआ नहीं। क्या, कौन, कहाँ, मीन्स क्वेश्चन वर्ड या साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क्स दिया नहीं दिया, इन सबसे। तो इसको जब आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। बात समझ में आ रहा। अब अफर्मेटिव में देखिए, अब अफर्मेटिव में आपको पता क्या लगाना, आपको ये पता लगाना है कि ये सिंगुलर से रिलेट करता है या प्लूरल से। तो माता जी तो एक ही हैं यहाँ पे, तो काम करने वाला कौन, माता जी। माता जी करती क्या है, पढ़ती है। क्या पढ़ती हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स रामायण। अब आ जाइए यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट लिखिए। माता जी हो गया, फर्स्ट वर्ड पढ़ना मीन्स रीड, माता जी रीड। अब यस या यस लगाएंगे तो यहाँ पे डी है ना, ध्यान दीजिएगा, इसी की बात कर रहे थे। अब डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस ऐड हो जाएगा। माता जी रीड्स, क्या हो गया, माता जी रीड्स। अब रामायण की बात आता है तो इसके पहले दा लगेगा, ये आपको आर्टिकल में बताया गया होगा। और रामायण RAMAYAN और फुल स्टॉप। क्लियर। अब एक प्लूरल का समझा देते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो। अभी देखिएगा, काम करने वाला कौन, तुम करते क्या, खेलते हो। अब ते हो आ गया ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या खेलते हो, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब यहां से पहले सब्जेक्ट आप लिखिए, यू, फर्स्ट वर्ब यहाँ जैसे इसको कोई झंझट नहीं, खेलना, प्ले, क्या, ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम, इससे बड़ा सेंटेंस लेते हैं। देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं।
यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। ठीक, यही सेंटेंस है। अब देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल, आपका थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इसको दिया है सेंटेंस, यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। अब पहला काम आपका क्या बन रहा है? पहला काम पहले किस टेंस का? ता है। इट मीन्स कहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? अब आइए खोजते हैं सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन है यहाँ पे? यह लड़का। क्लियर? क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है। वर्ब किसका? अपने अध्यापक का। फाइंड आउट कर लिए। अब आइए, यह लड़का है तो यह का क्या हो जाएगा? दिस। हो गया। अब इसको फाइंड आउट करना कि ये है क्या, सिंगुलर में या प्लूरल में। तो एक ही है, इट मीन सिंगुलर है। तब सब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट वर्ब पे आते हैं। अब फर्स्ट वर्ब आपका क्या है? आज्ञा का पालन करना, ओबे। ठीक। अब उसके बाद यस या ईएस का। ठीक, तो यहाँ ई लगा है इसलिए हम केवल यहाँ यस का ऐड होगा। तो दिस बॉय ओबेज किसका? अब लड़का एक ही है तो अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ की से टू हिज बात समझ में आ गया होगा। एक प्लूरल का लेते हैं। तुम मेरे भाई को गालियां देते हो, इसको समझा रहे हैं। देखिए सेंटेंस देखिएगा। तुम मेरे भाई को गालियां तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। यही है ना। अब आइए देखिए काम कौन कर रहा है। पहले पहचान देख लेते हैं। ते हो, कहां से क्लियर हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, काम करने वाला सब्जेक्ट। तुम हो गया, क्या करता है? गालियां देता है, वर्ब हो गया। अब देता का अंग्रेजी अलग नहीं लगाएं कि देता का अलग रखे फिर गालियां का अलग रखे। ये दोनों एक साथ में, गालियां देना पहले दिया नहीं, पहले दिया फिर गालियां। गालियां देना एक साथ होगा। किसको देता है? मेरे भाई को, ऑब्जेक्ट। अब जब इसको लगाएंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे तो पहले यू, उसके बाद फर्स्ट वर्ब। गालियां देना मीन्स अब्यूज। यस या यस लगना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल में है। यू अब्यूज। को की इंग्लिश पहले आएगी। टू मेरे मीन्स माई, ब्रदर मीन्स
भाई। समझ में आ गया। अब आते हैं निगेटिव की बात कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। अफर्मेटिव मैंने समझा दिया और इसको यहाँ से मिटा दिए हैं। अब निगेटिव सेंटेंस, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए निगेटिव पहले डू डज का यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेवर से भी रिलेट होता है सेंटेंस, नेवर का भी बता देते हैं। सुनिएगा, देखिए अगर सेंटेंस, ध्यान से सुनिए, सेंटेंस अगर सिंगुलर है, बात सिंगुलर की अगर करते हैं, सिंगुलर अगर है तो जैसे ही, सी, इट, डॉट डॉट कर दी, उसके बाद नेम, अ सिंगल नेम, सिंगल नेम कोई भी हो वो कहाँ आएगा, वो सिंगुलर का हिस्सा है। और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दैट। और यही चीज अगर प्लूरल की बात कर लेते हैं, यू, वी, दे, आई, मोर देन वन, मोर देन वन मीन्स एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। बात समझ में आया, ये सब इसी का हिस्सा है पूरा, नेगेटिव की बात बता रहे हैं। अगर एक नेम, कोई ओनली वन नेम है, अब ये डजंट मैटर करता है, चाहे जिसका एक नेम हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा, डज। अगर मोर देन वन नेम हो गया या उसका प्रोनाउन यू, वी, दे, आई, ये सब हो गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। सेंटेंस लिखते हैं, वह आज अपना कार्य नहीं करती है। देखिएगा सेंटेंस, वह आज अपना कार्य नहीं करती है, यही सेंटेंस है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं काम कर रहा है, वह। क्या नहीं कर, अब देखिए ये नहीं तो भाई पैटर्न हो जाएगा, यहाँ नहीं का नॉट लगा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्या नहीं करती है, ये पूरा का पूरा वर्ग, कार्य नहीं करती है। कौन सा, ये पूरा यहाँ से अपना कार्य नहीं करती है कि करती है ना, ये पूरा गलत हो जाएगा। ये चीज ऐसे आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ये इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए खाली करती है, नहीं पैटर्न हो गया, करती है, क्या नहीं करती है, अपना कार्य। और ये जो है इसको हम ये अदर का नाम दे देते हैं समझाने के लिए कि ये अदर के रूप में रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, इसको यहाँ नोट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो इसको हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। तो वह करती है मीन्स सी हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ मैं उसका ट्रांसलेट लिख दे रहा हूँ, सी, सी सब्जेक्ट हो गया। अब डू या डज में से पहले इसको सिंगुलर में है तो हमने क्या किया, डज रखा। डू डज में से डज आ गया यहाँ पे, उसके बाद नॉट, नॉट हो गया, फिर फर्स्ट वन। अब इसका कर की इंग्लिश डू होती है और सी के साथ, अब ऑब्जेक्ट अपना कार्य, तो सी के साथ अपने की इंग्लिश हर, कार्य मीन्स वर्क हो गया।
और जो हमने अदर अभी लिखा है, अदर मीन्स यहाँ पे टुडे कर दी। इजी है ना, समझ में आ गया। अब देखिए एक इसी तरीके से मान लीजिए अगर ऐसा अगर प्लूरल में है तो उसको भी समझा रहे हैं। ये लड़कियां, चलिए लड़कियों के ही ऊपर आ रहे, ये लड़कियां हो गया, गीत नहीं गाती हैं। यही है सेंटेंस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, काम कौन नहीं कर रहा है, ये लड़कियां नहीं कर रही, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या नहीं करती हैं, गाती नहीं है। क्या नहीं गाती हैं, गीत नहीं गाती है। और ये बाय पैटर्न है आपका, यहाँ से जो पैटर्न मैंने रखा है। तो अब देखिए अगर ये शब्द आ गया लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ या किसी के साथ, अगर ये है और इसके साथ कुछ शब्द है तो दीज हो जाएगा, और अगर वे शब्द है तो दोज हो जाएगा। तो ये लड़कियां मीन्स दीज गर्ल्स, हो गया क्लियर। सब्जेक्ट यहां से हमने क्या लिखा, दीज गर्ल्स। अब आइए हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो जब ये प्लूरल में है तो हमने क्या कहा कि प्लूरल में हम क्या रखेंगे, डू। डू लिखिए। उसके बाद पैटर्न क्या बनेगा, नॉट। नॉट बनाइए। फिर फर्स्ट वर्ब गाती का, सिंग। क्या नहीं गाती, गीत नहीं गाती, सॉन्ग। कोई प्रॉब्लम, इससे इजी देख लीजिएगा। इस तरीके से ऐसे नहीं समझाया गया होगा कहीं पे भी इतना इजी वे में, ठीक। तो जब मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो बनती है हमारे प्रति। अगर थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो जितना हो सके आप लोग उसको बिल्कुल सब्सक्राइब और शेयर करवाइए अपने मित्रों में। निःशुल्क है, 1 रुपये नहीं लग रहे हैं आपको, केवल आपको शेयर करना है अपने मित्रों में, इसको बताना, जिससे और लोग भी इसका क्या कर सकें, लाभ उठा सकें। जो ऐसे हैं जो दूर दराज के हैं, जो ऐसे हैं जो कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, उनके पास इस तरीके से अगर जाएगा तो वो भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट कीजिए इसको। अब आ जाइए एक नेगेटिव सेंटेंस का एक और प्रॉब्लम। देखिए अगर बात नेगेटिव की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक शब्द आता है आपके दिमाग में, कभी नहीं या कभी भी नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ लिखा रहेगा, कभी यहाँ कर देगा, नहीं यहाँ कर देगा, कभी भी इधर कर दिया, नहीं और पीछे कर देगा। तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। ये सेंटेंस लिख के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए एकदम बिल्कुल। देखिए वह झूठ कभी नहीं बोलता है। अब इसका एक अलग पैटर्न बनेगा, और पैटर्न क्या बनेगा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं पहले ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, फिर उसको पैटर्न नोट करवा दे रहा हूँ। देखिए पहले इसमें देख लेते हैं। यहाँ आ गया कभी नहीं, आया ना। अब जब कभी नहीं आया तो यहाँ पे डू डज लगेगा ही नहीं, इसका एक अलग रूल बन रहा है। अभी यहाँ एग्जाम्पल के साथ उसको पैटर्न नोट कर दे रहे हैं, या यहाँ कर दे रहे हैं। देखिएगा अगर कभी नहीं
कभी नहीं या कभी भी नहीं, ये दो शब्द अगर हैं तो इन दोनों की इंग्लिश नेवर आती है। क्या लिखा जाएगा? नेवर। ध्यान से सुनिएगा। तब जब इसका पैटर्न बनेगा, नेवर वाला पैटर्न क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, एस आर ई एस हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो मैं आपको समझाने के लिए अदर लिखा था उसको भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अदर। दो पार्ट में इसको कर दे रहे हैं। ये जो हो गया ये सिंगुलर के लिए हो गया। ये बॉक्स, ये पैटर्न जो बना आपका यहाँ तक का, ये किसका बन गया? सिंगुलर का। यहाँ लिख लीजिए ऐसे, सिंगुलर के लिए। ठीक, अब प्लूरल की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, नेवर, और वही चीज ना तो यस लगाएंगे और ना ही ई एस, ऑब्जेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हमने जो आपको समझाने के लिए रखा है अदर, उसको कर देंगे। ये दोनों पैटर्न, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो वह जो हुआ वो सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं करता है? बोलता है। क्या नहीं बोलता है? झूठ नहीं बोलता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और देखिए, कभी भी झूठ की बात आ जाती है, अगर झूठ बोलने की तो वहां पे टेल लिखा जाता है, और अगर सत्य बोलने की बात आती है तो वहां पे स्पीक होता है। उसके साथ झूठ बोलना मीन्स टेल, और अगर सत्य की बात आती है तो वहां पे बोलने की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? स्पीक लिखी जाएगी। अब आइए लगाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमने लिखा ही हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर में है, नेवर लगाए, नेवर हो गया। फिर एस आर ई एस लगाएंगे। कहाँ? देखिए, भूल हुई है, ये यस और ई एस कहाँ लगेगा? फर्स्ट वर्ब, यस आर ई एस। यहां पे भी फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो वर्ब बोलना, पहले बोलने की इंग्लिश लिखते हैं टेल। अब यहां हमने कहा है कॉन्सोनेंट है, तो यहां हमने क्या किया? यस लगा दिया। He never tells, क्या? झूठ, लाई। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे एक प्लूरल का देते हैं एग्जाम्पल। देखिए, सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जिससे समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा? सेंटेंस, वे लड़के, ध्यान दीजिएगा, वे लड़के हो गया, वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते। कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। अब आपको ये पहचान पता लग गया होगा कि ते है, ता है, ती है, तो है, कुछ भी अगर इस तरीके से शब्द आते हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ठीक, अच्छा, अब पता लगाते हैं, अपने पैटर्न पे आते हैं। तो सब्जेक्ट काम करने वाला कौन काम नहीं कर रहा है? क्लियर? क्या नहीं कर रहा है?
नष्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए नष्ट और करते एक साथ दोनों, ये नहीं, इसको आप नहीं कर सकते, ये वर्ब हो जाएगा। अब ये कभी भी और नहीं दोनों की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? नेवर लिखेंगे। कभी भी नहीं क्या नष्ट नहीं करते? अपना समय, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? बिल्कुल। अब वे लड़के की इंग्लिश आप क्या किए? दे लड़के? नो, गलत। अभी मैंने बताया है कि अगर ये है तो दीज और वे है तो दोज। अगर उसके साथ कुछ ऐड है तब दोज, बॉयज हो गया। अब क्या करेंगे? सीधे कहाँ आएंगे? नेबर पे। हो गया ये भी। अब ये ना डिस्टर्ब होइएगा कि कभी भी है तो और ये इधर है, कुछ नहीं, दोनों की मीनिंग सेम होती है। दोज बॉयज नेबर क्या? नष्ट, वेस्ट। अब चूंकि ये प्लूरल है तो वहां अपने की इंग्लिश दियर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस पूरा। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इसको नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को नोट करने में परेशानी होगी, स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए बात इंट्रोगेटिव की कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव जो है, अगर हम इंट्रोगेटिव यहां लिख रहे हैं तो देखिए जो इंट्रोगेटिव होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। यस या नो टाइप में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं चाहे वो मॉडल हो, मॉडल्स, चाहे वो प्राइमरी या ऑक्सिलरी हो, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में अगर बी हैव डू की बात कर लें, इसके अलावा जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी हैं, इसके कोई भी अगर है तो ये इसको यस या नो टाइप से, और अगर वही क्वेश्चन वर्ड है ETC कर देते हैं एक्सेप्ट। ये WH टाइप में है। अब देखिए जो हिंदी का ट्रांसलेट होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई भी सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दो तरीके से काम करता है। जैसे हिंदी में क्या है कि अगर कहीं सेंटेंस का क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किधर, किसको, कितने, जो भी शब्द हैं, अगर ये सेंटेंस के वाक्य के शुरू में आ जा रहे हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते। पहला काम क्या कि अगर क्वेश्चन वर्ड क्या, कौन, कहाँ, कब, किधर, किसको, कितने, कैसे, हाँ, ये सारे शब्द अगर कहीं आ जा रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, माने सेंटेंस के शुरू में, वाक्य के शुरू में, तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जिस टेंस का ट्रांसलेट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर बाकी सेंटेंस को करते हैं। और वही चीज़ अगर सेंटेंस में क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किधर, किसको, कितने, हाँ, ये सारे शब्द अगर बीच में आ गए, मीन्स इन द बिगिनिंग नहीं, सब्जेक्ट के बाद से लेकर के ऑब्जेक्ट के उस आइडेंटिफिकेशन तक के बीच में कहीं पे भी मिल गया तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं। आइए उसको समझा रहे हैं एकदम बिल्कुल, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्लियर होता चला जाएगा। जितना भी डाउट आज आपका है, चाहे वो इंट्रोगेटिव से हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव से हो। पहले एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। दिया है बुक में
क्या तुम अब सोते हो, यही सेंटेंस है। क्या तुम अब सोते हो, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यही जो मैंने समझाया है यही चीज यहाँ पे है। इसका पहचान हमने क्या कहा कि अगर सेंटेंस के शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अगर कोई भी वाक्य है और उसके शुरू में क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किधर, किसको, कितने, ये सारे शब्द आ रहे हैं, भले इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर, ठीक। उसके बाद वर्ब, काम कौन सा हो रहा है, सोने वाला, ये तो पहचान है, और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो शुरू में आ गया, ये स्टार्टिंग में आ गया, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है, तो इट मीन्स इसकी इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे, बल्कि जिस टेंस का ट्रांसलेट होगा, चाहे जिस टेंस का ट्रांसलेट हो, उसकी हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले उठाते हैं। तो ये ते हो है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू या डज में से कोई ना कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। अब तुम है तो इट मीन्स सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में, तो हमको क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पे क्या आया, डू, यहां से ये काम इसका फिनिश हो गया। अब सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू, डू यू हो गया, वर्ब सोना, स्लीप, अब, नाउ। क्लियर। अच्छा मान लीजिए इसी को हम एक दूसरे सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस बीच में आ जाए, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, और क्वेश्चन वर्ड बीच में क्या है, जैसे वह आज गीत नहीं, हाँ वह आज गीत क्यों गाती है, वह, पहले सिंपल सेंटेंस समझा दे रहे हैं, वह आज गीत क्यों गाती है। अब इसका आंसर न दीजिएगा उसके यहाँ शादी है इसलिए गीत गा रही है, ये आंसर नहीं है। इसका आंसर आपको ये बताना है कि इसको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए यहाँ नहीं है, अब ये यहाँ आ गया, और जब यहाँ आ गया तो ये बीच में जो है इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले लिखी जाएगी। बात समझ में आया ना। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड पहले मैंने पिक आउट किया, फिर उसके बाद काम कौन कर रहा है, वह क्या कर रही है, गाती है, क्या गाती है, गीत, और इसको हम मदर रख देते हैं, ठीक। अब ये बीच में है तो इट मीन्स सबसे पहले इसकी इंग्लिश, मीन्स क्योंकि इंग्लिश वाई हो गया। क्लियर। अब वाई के बाद डू या डज, यहाँ वही चीज है, डू या डज, फिर भी किसको देख के, सब्जेक्ट को, तो सिंगुलर नंबर में है तो डज आपने लगा दिया, वह की इंग्लिश सी हो जाएगा। गाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग, सॉन्ग, टुडे, और ये चीज क्वेश्चन मार्क करना नहीं भूलेंगे। क्लियर। अच्छा अब मान लीजिए अगर यही चीज इसी के साथ सीधा सीधा ये अगर नहीं शब्द आ गया, क्या तुम अब नहीं सोते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं होता, यहाँ नहीं होता, तो हम यहाँ क्या लिख देते, डू यू स्लीप, हाँ तो डू यू नॉट यहाँ हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट आ गया, डू यू नॉट स्लीप नाउ। अगर ये सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव से होता, वह आज गीत क्यों नहीं यहाँ कर देते, अगर नहीं गाती है तो क्या हो जाता, व्हाई डज सी नॉट सिंग और सॉन्ग टुडे। ठीक, तो इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। बस आपसे एक ही सपोर्ट, जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।